18 मई 1974 एक ऐसा दिन जब राजस्थान के पोखरण में एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये वही एक्सप्लोजन था जिसने भारत को भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त के ये पावरफुल देश जिन्होंने पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए थे, वो बाकी देशों को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक रहे थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जी और साइंटिस्ट राजा रमन्ना की लीडरशिप में भारत ने यह न्यूक्लियर टेस्ट सीक्रेटली सक्सेसफुल करके दिखाया। इसके तुरंत बाद कई सारे देशों ने भारत पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए और न्यूक्लियर रिलेशंस भी तोड़ दिए। लेकिन इस टेस्ट के वजह से अब ना हमें चाइना से डर था, ना ही किसी और देश से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस लगी हुई थी। दोनों तरफ से बहुत कोशिश होने के बाद 16 जून 1945 को अमेरिका ओपनहाइमर की मदद से अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. जिसके बाद पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि अब अमेरिका के सामने किसी और की नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पे अपने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय और फैट मैन गिरा देता है। ये बॉम्ब गिरने के बाद जापान में इतनी तबाही हुई कि पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि एटॉमिक बॉम्ब की असली पावर क्या होती है। ये बॉम्बिंग्स में 2,14,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसके वजह से जापान ने फाइनली सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। लेकिन कई सारे देशों को भी ये लगने लगा कि अगर सिर्फ अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब रहेगा तो फ्यूचर में उसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा और वो चाहे तो अपनी मनमानी चला सकता है। तो पावर में बैलेंस लाने के लिए सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी एक के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उनकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की। न्यूक्लियर एनर्जी का इंपॉर्टेंस देखकर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 में इंडिया भी अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जर्नी शुरू करता है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा का। इंडिया के बहुत सारे लोग इन्हें इंडिया का ओपनहाइमर भी मानते हैं। साल 1945 में होमी भाभा ने टाटा ग्रुप की मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश किया और इसी दौरान वो न्यूक्लियर रिसर्च पे काम कर रहे थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को यह कहा कि हमें भी न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद 1948 में इंडिया में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ और फिर शुरुआत हुई इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। एक्चुअल में यहाँ पे इंडिया का मेन पर्पस था न्यूक्लियर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और इसके लिए डॉक्टर होमी भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, जहां पहले स्टेज में यूरेनियम और हेवी वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और साथ ही इससे प्लूटोनियम एज अ बाय प्रोडक्ट निकाला जाएगा। स्टेज 2 में प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डाल के इलेक्ट्रिसिटी प्लस और प्लूटोनियम बनाया जाएगा और थर्ड स्टेज में थोरियम का यूज करके यूरेनियम 232 बनाया जाएगा, जो क्लीन एनर्जी जनरेशन के लिए यूज होगा। इसी दौरान होमी भाभा ने नेहरू जी के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात की, लेकिन उस वक्त वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। फिर 1962 में चाइना इंडिया के अगेंस्ट वॉर शुरू करता है, जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी हार होती है। उस वक्त नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि चाइना इंडिया के साथ कभी फुल स्केल वॉर करेगा। इस वॉर में हमारे जाबाज सैनिक पूरी बहादुरी से अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चाइना लद्दाख के इस हिस्से को कैप्चर कर लेता है, जिसे आज हम अक्साई चीन भी कहते हैं। और इसी बीच इंडिया को यह पता चलता है कि चाइना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने यह मान लिया कि अगर हमें चाइना के साथ पावर बैलेंस बनाना है तो हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा। इसी साल डॉक्टर होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं 18 महीनों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दे सकता हूँ। मतलब इंडिया
उस वक्त ही न्यूक्लियर पावर बन सकता था। लेकिन जब 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा मुंबई से लंदन जा रहे थे, तब अचानक से उनका प्लेन पहाड़ों में क्रैश कर जाता है और इसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए। कहा जाता है कि इस क्रैश के पीछे अमेरिका के CIA का हाथ था, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि कोई और एशियन देश न्यूक्लियर पावर बने। डॉक्टर होमी भाभा के गुजरने के बाद फिजिसिस्ट राजा रमन्ना ने न्यूक्लियर डिवाइस डिजाइन करने का काम जारी रखा और अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। फिर 1968 में ये 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे और बाकी देश ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, ना ही किसी से खरीदेंगे। फॉर्चुनेटली इंडिया के लीडर्स इस चीज से राजी नहीं थे, तो इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया और अपना न्यूक्लियर डिवाइस बनाने का काम जारी रखा। फिर 1968 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी गुजर जाते हैं, जिसे कई लोग एक मिस्ट्री ही मानते हैं। शास्त्री जी गुजरने के बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने भी न्यूक्लियर डिवाइस बनाने का काम जारी रखा। उस वक्त इंडिया के पास वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस करने की सफिशिएंट कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम प्लूटोनियम का यूज करके न्यूक्लियर डिवाइस बनाएंगे। और इस प्लूटोनियम के डेवलपमेंट के लिए केमिकल इंजीनियर होमी सेटना को चार्ज दिया गया। इस न्यूक्लियर डिवाइस के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ 75 साइंटिस्ट काम कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट था। इस प्रोजेक्ट को राजा रमन्ना लीड कर रहे थे और उनके डेप्यूटी लीडर थे PK अयंगर। साथ ही टीम के कोर लीडरशिप में होमी सेटना और विक्रम साराभाई भी शामिल थे। फिर दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू होता है। इस वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपने नेवल शिप्स बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किए, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद थे। मतलब नॉर्थ में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश और साउथ में इन दोनों के फ्लीट्स। फॉर्चुनेटली सोवियत यूनियन ने उस वक्त हमारी मदद करने के लिए अपने नेवल फोर्स इंडिया भेजी, जिसके वजह से USA और UK दोनों पीछे हट गए। लेकिन ये इंसिडेंट हमारे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ाया। फिर अर्ली 1972 में इसके हार्डवेयर का इनिशियल काम शुरू होता है। जब सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी जी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को विजिट दी, तब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस के डेवलपमेंट को ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया। बहुत सारी मुश्किलें पार करने के बाद फाइनली हमारे साइंटिस्ट न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करने के लिए रेडी थे। ये न्यूक्लियर डिवाइस इंप्लोजिव टाइप का था, जिसका डिजाइन नागासाकी में गिरे हुए फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब जैसा था। इस बॉम्ब में लगभग 6 kg का प्लूटोनियम यूज हुआ, जिसे हमने कनाडा ने प्रोवाइड किए हुए साइरस रिएक्टर से जनरेट किया था। डिवाइस रेडी होने के बाद इसके टेस्टिंग के लिए राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज को चुना गया, क्योंकि ये लोकेशन थार डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसके आसपास ज्यादा आबादी नहीं थी। टेस्ट प्रिपरेशंस में साइंटिस्ट के साथ इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया था। इंदिरा गांधी जी ने टेस्ट की तैयारियों के हर एस्पेक्ट पर टाइट कंट्रोल बनाए रखा और पूरा ऑपरेशन एक्सट्रीम सीक्रेसी में कंडक्ट किया। यहाँ तक कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को इस प्रोग्राम के बारे में टेस्ट के कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया। फिर फाइनली 18 मई 1974 का सूरज उगता है। टेस्टिंग के प्रिपरेशंस करके सारे मेंबर्स ऑब्जर्वेशन के लिए बंकर में जाते हैं। इंप्लोजिव डिवाइस होने के कारण टेस्ट डिवाइस को जमीन के नीचे रखा गया था, जिससे हवा में रेडिएशंस ना फैले। फिर 8:05 को साइंटिस्ट प्रणब दास्तीदार फायरिंग बटन दबाते हैं। जमीन के नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होते ही इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल हो गया, जिसके तुरंत बाद साइंटिस्ट राजा रमन्ना इंदिरा गांधी जी को कॉल करके कहते हैं, बुद्धा इज स्माइल्ड। जब यह खबर पूरे देश में फैली, तब लोगों में गर्व और खुशी का माहौल था, क्योंकि इंडिया भी अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने वाले देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका था। गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, क्योंकि इसका एस्टिमेटेड यील्ड 8 से 10 किलोटन का था, जो न्यूक्लियर वेपन के स्टैंडर्ड से रिलेटिवली लोअर मानी जाती है। उनका कहना था कि यह टेस्ट इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया गया है और हमारा वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं। जब यह खबर अमेरिका को पता चली, तब उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई,
वो ये देख के हैरान हो गए कि भारत ने उनके नाक के नीचे से एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाया है। साथ ही कनाडा भी इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाता है, क्योंकि हमने जो प्लूटोनियम बनाया था वो कनाडा ने प्रोवाइड किए गए साइरस रिएक्टर से बनाया गया था। कनाडा ने पहले ही कहा था कि अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा तो कनाडा उसके साथ सारे न्यूक्लियर रिलेशंस तोड़ देगा। तो इसके वजह से जो 2 हेवी वाटर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन में थे उनके लिए मिल रही न्यूक्लियर एनर्जी असिस्टेंस को कनाडा ने रोक दिया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के वजह से बाकी देशों ने भी भारत पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनसे यही कहा कि ये बस पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने वाले। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो बना भी सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए किया जाएगा। बाद में 1997 में प्रोजेक्ट के लीड राजा रमन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा कि पोखरण का टेस्ट असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ही था। उन्होंने ये बात समझाने के लिए कहा कि एक्सप्लोजन तो एक्सप्लोजन ही होता है और गन तो गन ही होती है, चाहे आप उसे किसी पर चलाए या फिर जमीन पर। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये टेस्ट बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। इसके बाद 1988 में इंडिया ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में पोखरण में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किए और इंडिया को फाइनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री घोषित कर दिया। इस पोखरण 2 के डिटेल्स हम किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।